हेलो दोस्तों, मैं गौरव आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गौरव कॉन्सेप्ट पर। और जैसे कि मैं फंडामेंटल राइट्स की क्लास ले रहा था पार्ट 3 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, उसी की सीरीज में मैं आज दूसरी क्लास लेकर आया हूं जिसे हम कह रहे हैं फंडामेंटल राइट्स के टाइप। और हम शुरू करेंगे आज आर्टिकल 12 और आर्टिकल 13 की कहानी। ठीक मैंने आपको बताया था कल की क्लास में कि फंडामेंटल राइट्स का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या था, कैसे ब्रिटेन के 1215 से फंडामेंटल राइट्स की कहानी शुरू हुई थी, उसके बाद फ्रेंच रेवोल्यूशन और उसके बाद यूएसए ठीक ने फंडामेंटल राइट्स को दिया और हमने उसको क्या कर लिया, कॉपी कर लिया। उसके बाद बाल गंगाधर तिलक स्वराज विधेयक की बात की हमने, एनी बेसेंट की बात की, ठीक, गांधी जी की बात की हमने, बात की सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस की, नेहरू रिपोर्ट की और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को देखा फंडामेंटल राइट्स के। उससे पहले आपको पता होना चाहिए फंडामेंटल राइट हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में लिखे हैं। इसका सोर्स हमारा यूएसए है और हमने इसे आर्टिकल 12 से 35 के बीच में लिखा है। आज जिसके बारे में हम बात करना चाह रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत सारों बच्चों के दिमाग में ये रहता है कि आखिर हमारे राइट्स होते कितने टाइप के हैं। तो अगर हम पहले राइट्स की बात करें तो टाइप्स ऑफ राइट या फिर अधिकार के प्रकार, तो हमारे 4 प्रकार के अधिकार हैं फंडामेंटल राइट से अलग। ठीक, फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी को हमने अलग रखा है और इन चारों राइट्स की कैटेगरी को हमने अलग कैटेगरी में रखा है। उसी में सबसे पहला राइट है जिसको हम बोलते हैं नेचुरल राइट या इसको हम बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। कहने का मतलब ऐसे अधिकार जो हमें किसी सरकार के द्वारा नहीं दिए गए, हमें ऐसे अधिकार जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं। कहने का मतलब ऐसा अधिकार जो प्रकृति हमें देती है। कहने का मतलब जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसके पास जन्म के कुछ अधिकार होते हैं, उसे हम बोलते हैं नेचुरल राइट, उसे हम बोलते हैं प्राकृतिक अधिकार। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये प्राकृतिक अधिकार मानव और यानी कि ह्यूमंस और एनिमल्स सभी के पास होते हैं। कहने का मतलब दुनिया में ऐसा कोई भी जीव जो जन्म लेता है उसके पास अपने खुद के एक राइट होते हैं जिसे हम प्राकृतिक अधिकार कहते हैं। ठीक, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछेगा कि जो नेचुरल राइट हैं वास्तव में इनका जनक कौन है। भाई वैसे तो नेचुरल राइट प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन हमें याद रखना है इस प्राकृतिक अधिकार को जनक या रूप देने वाला जो व्यक्ति था उसका नाम था जॉन लॉक। जॉन लॉक का इसका क्या कहा जाता है, फादर कहा जाता है। अब अगर मैं एग्जांपल के थ्रू आपको सेट करना चाहूं, ये बताना चाहूं कि नेचुरल राइट एक्चुअल में होते क्या हैं, तो जब भी कोई व्यक्ति जन्म लेता है तो उसका देखने का अधिकार, सुनने का अधिकार, बोलने का अधिकार, छूने का अधिकार, ये सारे के सारे जो अधिकार होते हैं वो हमारे कैसे राइट होते हैं, नेचुरल राइट होते हैं। भाई ऐसा तो कहीं नहीं है कि भाई जो भी व्यक्ति जन्म लेगा तो उससे ये कहा जाएगा कि भाई 3 ही बार सांस ले लो या 5 बार सांस ले लो। नहीं, सांस लेना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, बोलना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, सुनना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, छूना उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। ऐसे अधिकार जो व्यक्ति या जो कोई भी जीव जन्म लेता है दुनिया में उसके पास जो अधिकार होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, नेचुरल राइट कहते हैं। दूसरी और बात करते हैं हम सेकंड राइट की। इन राइट को बोला गया ह्यूमन राइट या इसको बोला गया मानव अधिकार। इसको हमने ह्यूमन राइट्स की कैटेगरी में रखा है और मानव अधिकार की कैटेगरी में रखा है। भाई हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में तो फंडामेंटल राइट को पार्ट 3 में रखा हुआ है जिसके आर्टिकल हमने लिखे हैं 12 से 35 तक। लेकिन हर देश ने, जरूरी तो नहीं है कि अपने फंडामेंटल राइट को कॉन्स्टिट्यूशन में रखा हो। ठीक, और ये भी जरूरी नहीं है कि हर देश के नागरिकों या हर देश के संविधान या हर देश में संविधान होना जरूरी है। हर देश में अलग अलग प्रावधान है अपने लोगों को अधिकार देने के लिए। इसीलिए वर्ल्ड में हम एक पढ़ते हैं जिसको हम बोलते हैं यूनाइटेड नेशन या यूएनओ के द्वारा 1948 में विश्व के जितने भी नागरिक हैं सभी को कुछ अधिकार दिए गए जो उनके द्वारा या जिन्हें कोई छीन नहीं सकता। उसी को हमने क्या बोला है, ह्यूमन राइट्स बोला है। और ये जो राइट्स होते हैं हमारे वो यूनिवर्सल होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एक पेपर में क्वेश्चन पूछा हुआ था कि ह्यूमन राइट्स का नेचर कैसा होता है, यूनिवर्सल नेचर होता है। इसको यूएनओ के द्वारा 1948 में दिया गया। इसके लिए यूएनओ ने कितने आर्टिकल्स लिखे, 30 आर्टिकल्स लिखे और अपनी खुद की एक प्रीएम्बल लिखी जिसके अंदर इन राइट्स को क्या किया गया है, दिया गया है। और ये राइट पूरी दुनिया, ऑल द वर्ल्ड, विश्व में जितने भी नागरिक हैं सभी के पास क्या होते हैं, ये राइट्स होते हैं। तो एक तो नेचुरल राइट हो गए जो प्रकृति के द्वारा दिए गए हैं, एक यूएनओ के द्वारा दिए गए हैं जिन्हें हमने क्या बोला है, ह्यूमन राइट। एक होते हैं लीगल राइट या इनको हम बोलते हैं कानूनी अधिकार। ऐसे अधिकार जो किसी कानूनी प्रक्रिया के थ्रू
दिए जाते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, लीगल राइट बोलते हैं। कहने का मतलब ऐसे अधिकार जिन्हें देने के लिए, ठीक, इसको समझना बहुत आसान है। बहुत लोग सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं इस लीगल राइट में और इस कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में। बहुत आसान है इन दोनों को समझना। लीगल राइट वो राइट है जो एक कानूनी अधिकार है। कहने का मतलब कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही इनका सॉल्यूशन किया जाता है और कानूनी प्रक्रिया के द्वारा ही इन्हें दिया जाता है। भाई अगर मैं बात करूं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, जिसमें आर्टिकल 12 से 35 के बीच में फंडामेंटल राइट्स की कहानी लिखी हुई है, और अगर हमें कुछ भी फंडामेंटल राइट्स में चेंज करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, संविधान संशोधन करना पड़ेगा। ऐसा हमारी संविधान सभा ने कहा था। लेकिन अगर सरकार किसी को कोई राइट देना चाहती है, ठीक, तो वो राइट देगी जरूर, लेकिन उसको देने के लिए एक प्रक्रिया होगी जिसे हम बोलेंगे कानूनी प्रक्रिया। और कानूनी प्रक्रिया के थ्रू जो अधिकार दिए जाते हैं या कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से जो अधिकार दिए जाते हैं, उन्हीं अधिकार को हम क्या बोलते हैं, लीगल राइट बोलते हैं। इन लीगल राइट को देने के लिए कोई भी संविधान संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर द एग्जाम, क्या लीगल राइट देने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करने की जरूरत है? नहीं, केवल लेजिस्लेटिव कहने का मतलब केवल संसद के अंदर बिल पास करके, ठीक, हम क्या कर सकते हैं, लीगल राइट्स को दे सकते हैं। इसके लिए कोई भी संविधान संशोधन करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा, लीगल राइट को अगर आपसे कभी छीना जाता है या इनका उल्लंघन किया जाता है तो उसके लिए हम ना तो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और ना हाई कोर्ट में जा सकते हैं। भाई यूएस फंडामेंटल राइट ये कहता है कि अगर फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में जा सकते हैं, लेकिन लीगल राइट के उल्लंघन होने पर ना तो हम सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और ना ही हाई कोर्ट में जाएंगे। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चले भी गए तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ये तय करेगी कि क्या ये एक लीगल राइट है, एक लीगल प्रक्रिया के थ्रू आप हमारे पास आए हो या किस तरीके से आए हो। तो उस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, या उस कानून को हम क्या कहते हैं, लीगल राइट। जैसे हमारे देश में एक कानून था जिसको कहा गया राइट टू प्रॉपर्टी, या जिस आर्टिकल को कहा गया आर्टिकल 31, लेकिन इस राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 31 को खत्म करके हमने एक आर्टिकल में डाल दिया आर्टिकल 300A, और इसको हमने क्या बना दिया, लीगल राइट बना दिया। कहने का मतलब किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा, लेकिन अगर वंचित किया जाता है सरकार के द्वारा तो वो एक कानूनी प्रक्रिया के थ्रू ही क्या किया जाएगा, चेक किया जाएगा। उसे हम क्या कहते हैं, लीगल राइट कहते हैं। इसी को हमने बोला राइट टू प्रॉपर्टी। जैसे एक और एक्ट लाया गया, ये किसी आर्टिकल के अंदर नहीं लिखा है राइट टू इंफॉर्मेशन। राइट टू इंफॉर्मेशन हर एक व्यक्ति को जानने का अधिकार है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी बच्चे ने कोई एग्जाम दिया और एग्जाम देने के बाद मान लो सभी बच्चों का रिजल्ट आया लेकिन उस बच्चे का रिजल्ट नहीं आया, तो उसे ये जानने का अधिकार है कि किस कारण से मेरा रिजल्ट नहीं आया। इसलिए आपने देखा होगा कई बार बच्चे RTE राइट टू या RTI फाइल कर देते हैं। तो ये जो RTI होता है इसी को बोला है हमने राइट टू इंफॉर्मेशन, और इसको लाया कब गया, 2005 में लाया गया। ऐसे ही एक अधिकार होता है जिसे हम बोलते हैं मैटरनिटी राइट। कहने का मतलब अगर कोई भी महिला प्रेग्नेंट है तो उसको कानूनी, या तो पब्लिक गवर्नमेंट जॉब में है चाहे वो प्राइवेट जॉब में है, उसको मैटरनिटी लीव दी जाएगी। उसको चाहे वो प्राइवेट में हो चाहे वो गवर्नमेंट में हो, उसको किसी भी कंडीशन में मैटरनिटी लीव दी जाएगी। उसी को हमने बोला है लीगल राइट। ये उसका लीगल राइट है और ये उससे कोई भी नहीं छीन सकता। इसी राइट को हमने क्या बोला है, लीगल राइट बोला है। ठीक, तो पहला समझ में आया, नेचुरल राइट, नेचर के द्वारा सुनना, देखना, बोलना, छूना, नेचुरल राइट। यूएनओ के द्वारा आर्टिकल्स दिए गए पूरे वर्ल्ड के नागरिकों को, उसको बोला गया ह्यूमन राइट। लीगल राइट जिसे कोई छीन नहीं सकता, कानूनी प्रक्रिया के द्वारा बनाया गया है, उसको हमने क्या बोला है, लीगल राइट बोला है। एग्जांपल, राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू इंफॉर्मेशन, मैटरनिटी लीव, जिसको हमने क्या बोला, मातृत्व अधिकार बोला है। ऐसे ही हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की। ऐसे राइट जो आर्टिकल 12 से 35 के बाद कहीं भी लिखे हैं, उन्हीं आर्टिकल को हमने क्या बोला है, या उन्हीं राइट को हमने क्या बोला है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बोला है, संविधानिक अधिकार बोला है। संविधान के द्वारा दिए गए ऐसे आर्टिकल्स, ऐसे राइट जो 12 से 35 के बीच में नहीं लिखे हैं, which are not covered under 12 to 35 comes under a category of constitutional right, उन्हें हम constitutional right कहते हैं। जैसे हमारा वोट डालने का अधिकार। ठीक, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपीएससी 2017 में इस क्वेश्चन को पूछा गया कि राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, फंडामेंटल राइट, लीगल राइट या फिर ह्यूमन राइट। इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया।
यूपीएससी में आधे से ज्यादा बच्चों ने इसका आंसर किया लीगल राइट, लेकिन यूपीएससी ने फाइनली इसका आंसर क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, क्योंकि ये कौन से आर्टिकल में लिखा है, आर्टिकल 326 में, जो ये कहता है एडल्ट्रेट वोट, एडल्ट्रेट वोट या इसको हिंदी में बोलते हैं वयस्क मताधिकार, ऐसा व्यक्ति जिसकी आयु 18 वर्ष से ऊपर हो चुकी है उसको वोट डालने का अधिकार है, जिसे हमने बोला है राइट टू वोट, कवर्ड अंडर आर्टिकल 326 एंड इट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। तो पहली क्लास की बात करें जिसमें मैंने आपको बताया राइट कितने टाइप के होते हैं, जिसमें नेचुरल राइट है, ह्यूमन राइट है, लीगल राइट है और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स की। भाई फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल है 12 से 35, लेकिन मैंने आज आर्टिकल 12 और 13 की बात करी है, क्योंकि जो एक्चुअल में फंडामेंटल राइट हैं वो एक्चुअल में अंडर फंडामेंटल राइट स्टार्ट ही कहां से होते हैं, आर्टिकल 14 से शुरू होते हैं। तो फिर आर्टिकल 12 और 13 में क्या लिखा है, भाई कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे फंडामेंटल राइट होते हैं वो किसके विरुद्ध प्राप्त होते हैं, राज्य के विरुद्ध प्राप्त होते हैं। लेकिन मैंने आपको कल ये नहीं बताया था कि राज्य की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट। तो आर्टिकल 12 बात करता है डेफिनेशन ऑफ स्टेट और आर्टिकल 13 क्या कहता है उसको हम अभी थोड़ी देर बाद जानेंगे, ठीक। तो आर्टिकल 12 सबसे पहले पढ़ते हैं। आर्टिकल 12 कहता है राज्य की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ स्टेट। सबसे पहला और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आपको यह पता होना चाहिए कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर राज्य की परिभाषा कितनी जगह लिखी है या कहां-कहां लिखी है। तो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक या सबसे मोस्ट पेपर में आने वाला सवाल ही यही है कि राज्य की परिभाषा कितनी जगह लिखी है, 3 जगह। एक तो लिखी है पार्ट 3 के अंदर, एक लिखी है पार्ट 4 के अंदर और एक लिखी है पार्ट 6 के अंदर। पार्ट 3 के अंदर तो फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। पार्ट 4 डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर्टिकल 36 डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है। पार्ट 6 स्टेट गवर्नमेंट या राज्य सरकार आर्टिकल 152 भी बात करता है राज्य की परिभाषा। लेकिन तीनों जगह राज्य का मतलब अलग अलग है। अगर हम बात करें पार्ट 3 की, जो फंडामेंटल राइट है, जो आर्टिकल 12 है, वो कहता है संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय सरकार एंड अदर अथॉरिटीज, ठीक। अब ये संघ की कार्यपालिका और विधायिका क्या होती है, भाई हमारे देश में 3 प्रकार के सिस्टम है, 3 सिस्टम है। एक को बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स, एक को बोलते हैं लेजिस्लेचर और एक को बोलते हैं जुडिशरी। एक वो जगह जहां पर कानून बनता है दैट इज नोन एज लेजिस्लेचर, ठीक। जैसे सेंटर की बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा, जहां कानून बनता है। कानून बनने के बाद कानून लागू होगा, तो कानून को लागू करवाने वाले जो लोग होते हैं उन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव्स। और एग्जीक्यूटिव्स में प्रेसिडेंट, ठीक, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, उसके नीचे जितने भी लोग होते हैं वो सारे के सारे किस में आते हैं, एग्जीक्यूटिव्स में आते हैं। और एक होती है जुडिशरी। ये कानून कहीं हमारे फंडामेंटल राइट को छीन तो नहीं रहा, अगर फंडामेंटल राइट को छीन रहा है तो कहां पे जाएंगे, जुडिशरी में। जुडिशरी जुडिशियल रिव्यू करके इसे क्या कर देगी, जीरो कर देगी। दैट इज कवर्ड अंडर आर्टिकल 13। तो आर्टिकल 12 ये कहेगा संघ की कार्यपालिका और विधायिका किसके अंडर में है, राज्य की परिभाषा में है। एग्जीक्यूटिव मैंने आपको बताया, ऐसी राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका। राज्य की विधायिका में लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल, कार्यपालिका में गवर्नर हो गए, एमएलए हो गए, ठीक, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हो गए, जितने भी लोग हैं ये कार्यपालिका में आएंगे। ऐसी सेंट्रल गवर्नमेंट लें, लोकसभा और राज्यसभा, यहां पर प्रेसिडेंट हो गए, प्राइम मिनिस्टर हो गए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गए। एक होता है स्थानीय सरकार, लोकल गवर्नमेंट। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 9, उसके अंदर हम बात करेंगे लोकल गवर्नमेंट की। तो लोकल गवर्नमेंट भी किस परिभाषा में आएगी, राज्य की परिभाषा में, ठीक। और लास्ट है अदर अथॉरिटीज, ऐसी अथॉरिटी जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग है या गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही हैं, वो भी किसके थ्रू आएंगी, ठीक, राज्य की परिभाषा के थ्रू आएंगी। कहने का मतलब जैसे हमारे नेशनलाइज बैंक, सेल, ओएनजीसी, बेल, गेल, एलआईसी, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज जो गवर्नमेंट के थ्रू चलाई जा रही हैं, वो सारी की सारी किसके अंतर्गत आएंगी, राज्य के अंतर्गत आएंगी।
तो डेफिनेशन ऑफ स्टेट कवर्ड अंडर आर्टिकल 12 जो कहती है संघ की कार्यपालिका और विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय सरकार और अदर अथॉरिटीज, ठीक, जो किसी भी फंडामेंटल राइट के खिलाफ कोई कानून बनाएगी, अगर कोई कानून बनता है फंडामेंटल राइट के खिलाफ तो जुडिशियल रिव्यू करके उसे क्या कर देगी, शून्य कर देगी। लेकिन वो कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। अगर वो कानून स्टेट बनाता है, और स्टेट का मतलब क्या है, संघ की कार्यपालिका विधायिका, राज्य की कार्यपालिका और विधायिका, स्थानीय गवर्नमेंट और अदर अथॉरिटीज, अगर ये कोई ऐसा कानून बना देती हैं जिससे हमारे फंडामेंटल राइट का असंगत हो रही हैं, हमारे फंडामेंटल राइट असंगत हो रहे हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा इन्हें क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। वो कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 13। लेकिन इसमें एक कंडीशन आपको याद रखनी है भाई, जब हमारी संविधान सभा बनी और हमारे संविधान को लिखा गया तो 26 जनवरी 1950 से पहले जो कानून लिख दिए गए उनमें तो कोई परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन अगर उनके बाद कोई परिवर्तन किया गया, किसके द्वारा, राज्य के द्वारा, राज्य का मतलब ये, और वो हमारे फंडामेंटल राइट को असंगत करती हैं, कहने का मतलब अबोलिशन करती हैं, तो जुडिशियल रिव्यू के द्वारा उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा, मतलब खत्म कर दिया जाएगा। ये कहता है हमारा आर्टिकल नंबर 13। अब बहुत से बच्चों के दिमाग में लॉ या विधि से लेके डाउट रहते हैं, तो लॉ का मतलब मैं आपको समझा दूं, विधि का मतलब मैं आपको समझा दूं। एक तो विधि कौन बनाएगा, राज्य बनाएगा। राज्य के अंदर ये है, क्या राष्ट्रपति का ऑर्डिनेंस भी लॉ के अंदर आता है? यस। प्रेसिडेंट का ऑर्डिनेंस भी, अगर कोई ऐसा ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट पास कर दे जो हमारे फंडामेंटल राइट को कहीं ना कहीं असंगत कर रहा है, तो उसे भी जुडिशियल रिव्यू के थ्रू क्या कर दिया जाएगा, जीरो कर दिया जाएगा। ये भी लॉ के अंदर आता है। स्टेट गवर्नमेंट मैंने आपको बताया ही, स्टेट के अंदर मैंने आपको बताया ही कि क्या क्या स्टेट की कंडीशन होंगी, जो अगर कोई ऐसा कानून बनाए जो फंडामेंटल राइट को छीन ले तो उसे क्या कर दिया जाएगा, शून्य कर दिया जाएगा। तो कल की क्लास में मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड और फंडामेंटल राइट्स के फ्यूचर। आज की क्लास में मैंने आपको बताया टाइप्स ऑफ राइट कितने होंगे, नेचुरल राइट, ह्यूमन राइट, लीगल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। फिर मैंने बात की आर्टिकल 12 की और आर्टिकल 13 की। कल मैं आपको बताऊंगा भारत में जिस समय संविधान बना तो कितने फंडामेंटल राइट्स को जोड़ा गया था। पहला फंडामेंटल राइट, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। फिर एक एक फंडामेंटल राइट्स को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, ठीक। उससे पहले आप इस पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। आप अपनी कॉपी में अपने नोट्स को बनाते रहिए, ठीक। मैंने बहुत साफ और बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, तो आप अपनी कॉपी में पूरी पॉलिटी के अच्छे से नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि जब हम लास्ट टाइम पे रिवाइज करेंगे तो हमारे पास नोट्स होने चाहिए, और उन नोट्स को अगर आप अच्छे से रिवाइज करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, ठीक। तो आज की क्लास को मैं यहीं खत्म करता हूं। दूसरी बात, आप मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। इसी तरीके से मैं आपको पॉलिटी पढ़ाता रहूंगा। पॉलिटी के बाद हम दूसरा सब्जेक्ट शुरू करेंगे, ज्योग्राफी और हिस्ट्री। जितनी भी आपकी जीएस का पार्ट है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, सारे के सारे पार्ट को मैं विद कॉन्सेप्ट, विद लॉजिक के साथ आपको पढ़ाऊंगा, ठीक। ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।